वेलकम टू एजू स्टडी एक्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है एजू स्टडी एक्स में। मैं आपके मैथ का मेंटोर मोहम्मद आसिफ। जैसा कि हम पार्ट 1 जिसमें हमने 25 क्वेश्चन किए थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारा, ये पार्ट 2 है। 23 नवंबर का पेपर है ये। ठीक है, शिफ्ट 1 चल रही है ये अभी भी, शिफ्ट 1। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। समचतुर्भुज बोले तो रोम्बस। समचतुर्भुज मतलब कि रोम्बस। काहे की बात हो रही है भैया? रोम्बस की। रोम्बस कैसा होता है? रोम्बस आपका होता है इस तरह से, कुछ यूं आपका होता है रोम्बस। रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। किसी एक भुजा यानी कि इसकी किसी एक भुजा बोला तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है ये बात कि सभी भुजाएं 13 सेंटीमीटर हैं। बोला इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, ये विकर्ण इसका एक हमने कर लिया। विकर्ण बोला इन्होंने 10 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। अच्छा, आप एक चीज जानते हैं, समचतुर्भुज की जब हम बात करते हैं ना, इसकी एक ये बोले क्या बोलते हैं कि विशेषता बोल लीजिए, प्रॉपर्टी एक होती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं ये करते हैं बाइसेक्ट, यानी ये पार्ट बराबर होगा, ये पार्ट बराबर होगा, और ये 90 पर करते हैं इंटरसेक्ट। ठीक, जैसा इसने बोल दिया कि इसकी एक विकर्ण है 10, विकर्ण 10 भी मान के चलते हैं, यानी विकर्ण को बोला गया था 10। दूसरा डायग्राम बना लेते हैं ताकि समझने में हो जाए आसानी। 13 इस विकर्ण को बोल दिया 10, और जब विकर्ण हमने बोला समद्विभाजित करनी है तो अब 10 थी तो 5 बचेगी। अब राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके सामने की क्या है? कर्ण। ये क्या है? 5 12 13 का चलता है ट्रिपलेट, तो ये बची हुई कितनी हो गई? 12 हो गई। इतनी 12 पूरी कितनी हो जाएगी? तो डायगोनल जो हमें दूसरी डायगोनल है उसको हम D2 नाम दे रहे हैं। D2 डायगोनल आ गई आपकी 12 दूना 24, और D1 डायगोनल आपको दी हुई कितनी? 10। और जो एरिया होता है आपके समचतुर्भुज का, एरिया होता है आपका 1/2 D1 इंटू D2। तो यहाँ इस चीज को वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। D1 10, D2 24, ये 5, ये 120। ये रहा आपका आंसर। इस तरह से हो गया सॉल्व। क्वेश्चन को हमने क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से एक बार हिस्टोग्राम का क्वेश्चन। हिस्टोग्राम छात्र की ऊंचाई दर्शाता है। बताया गया 150 सेंटीमीटर से 155 सेंटीमीटर के बीच की ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या। 150 से 155 वाले छात्र ये 15, ये इन 15 बच्चों की बात की इसने। और क्या बोला है? और बोला है 175 से 180, 175 से 180 कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। के बीच की ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या के बीच अंतर, इनका डिफरेंस बता देना है। तो 15 में से 6 जाएगा, डिफरेंस 9। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। 9 करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कह रहा है? 28 हमसे ये कहता है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 24, 26 और 10 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक शीर्ष को छूता हुआ 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक खींचा जाता है। ठीक है, और वृत्त खंडों द्वारा कवर किए गए भाग को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल बन गया। इसकी साइड्स क्या है? 24, 26 और 10। 24, 26, 10 समझ पा रहे हैं कुछ? 24, 26 और 10 ये आपका बन जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि ये। ठीक है, याद रखिए भी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है आपका। इसका एरिया निकाल लीजिए। इसका एरिया हो जाएगा 24, क्योंकि ये उसकी बनेगी हाइट बन सकती है, बेस बन सकता है। ये उसका बेस बनेगी, ये हाइट बनेगी, तो बन जाएगी ये हाइपोटेनियस बनेगा उसका। ठीक है, 24 इंटू 10/2। ठीक है, आ जाएगा ये 5 यानी कि 120। एरिया तो हो गया 120। बाकी क्या है कि बोला इसके शीर्ष को छूता हुआ वृत्त बनाना है। अगर शीर्ष को छूता हुआ वृत्त बनाएंगे आप तो वो इस तरह से बनेगा कुछ। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसके हिसाब से तो ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, है ना? तो ऐसा होगा तो यहाँ से कोई एरिया कवर कर ही नहीं जाएगा, अंदर से कोई एरिया कवर ही नहीं किया जाएगा। तो ये बात कहाँ से आ जाएगी? वृत्त खंडों द्वारा कवर किए गए भाग को छोड़कर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो है ना, वो ये चाह रहे होंगे
उनके हिसाब से कहना ये होगा उन्हें कि यहाँ केंद्र मान करके वृत्त खींचा गया है, ऐसे ऐसे एक वृत्त खींचा गया होगा केंद्र मानकर। इसकी रेडियस 4.2 है। हमें क्या करना है, अगर हमें इस एरिया को चाहिए, इसको मैं कर देता हूँ इस तरह से, कि हमें ये एरिया बताना है, ये वाला, ये एरिया इस ट्रायंगल का हमें बताना है, ठीक है ना। ये जो ग्रीन पार्ट से जो दिख रहा है आपको, कैसे निकालेंगे उसको, आप क्या करें, ये 60 को कवर कर लेगा, ये 60 ना भी हो तो एक चीज आप सोचिए, जैसे कोई भी ट्रायंगल अगर बनेगा, ये तीन एंगल का सम तो 180 होगा ना, क्योंकि ट्रायंगल है, यानी कि ये अर्धवृत्त हो गया। ये अगर बोल दें पाई आर स्क्वायर बाई 2 अगर हम निकाल दें और उसको ट्रायंगल के एरिया जो कि 120 उससे घटा दें तो हमें आंसर मिल जाना चाहिए। ये चीज हम करेंगे यहाँ पे, पाई आर कितना 4.2 इंटू 4.2 अपॉन, इसको हमें करना है सॉल्व। तो अब यहाँ पे ये हो गया 120 माइनस ये हो गया 22/7, 4.2 और 2 डेसिमल हटा दीजिए यहाँ से और 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 से इसको 6 बार में, इसको 3 बार में, और 3 बार में इसको कर दिया हमने तो कितना बचा 120 माइनस 22 इंटू 3 इंटू 42/100 आ गया। 8 से कोई कटेगा नहीं कटेगा, इसको ऐसे रहने से सॉल्व करने में थोड़ा आसानी रहेगी। 22 तिरिक 66 और ये 42/100, तो 42 छंग या फिर 66 गुना कर लीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। कि 66 120 माइनस 66 गुना 132 13 132 264 264 264 13 277 77, ठीक है। और 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा देना है, वैल्यू जब से सब्ट्रैक्ट होगी कितनी बनेगी 92.28 यानी कि वैल्यू यहाँ पर। यही ऑप्शन है बी है, यही आंसर है, ऑप्शन हमारा बी, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 28 भी कर लिया। तो हम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, कह रहा है 4 cosec स्क्वायर 57 माइनस 10 स्क्वायर 33 माइनस cos 90 माइनस y10 स्क्वायर 66 और 10 स्क्वायर 24 डिग्री इज इक्वल टू y/2। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आपका होता है cosec स्क्वायर x, ठीक है, माइनस का cot स्क्वायर x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। एक और होता है ऐसे ही आपका sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x, इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। और ये तो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, आपको क्लास 9 से पढ़ाया जाता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये 3 बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ चीजें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको लिखा है cos 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, ये होता है साइन थीटा। अब ऐसे साइन 90 माइनस थीटा अगर है, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये आपका cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका है साइन थीटा तो ये क्या होगा 1 अपॉन cosec थीटा, ठीक है। इसी के साथ एक चीज ये भी देख लीजिए, अगर साइन थीटा और cosec थीटा लिखा हुआ है, ये cosec थीटा इसके नीचे नहीं आएगा, साथ में लिखना है, रुकिए इसको इरेज कर देता हूं मैं, पेन भी हमारा ये, और लिखा है cosec थीटा, इसकी वैल्यू क्या 1 हो जाएगी। यहाँ से पहले ये स्टेप, उस स्टेप के ये स्टेप, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। अगर इतनी चीजें आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपने ये देख लिया होगा, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये रहा हाईलाइट कर दिया हमने इसको, ठीक है। अभी विजिबल होगा आपके लिए अच्छे से। तो अब हम इसको करेंगे इरेज, उसके बाद हम इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए बस खाली, ये कर दिया हमने इरेज। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। लिखा है आपके पास 4 cosec स्क्वायर 57, जो आइडेंटिटी बताइए उसी का यूज करके। अब 10 है तो 10 को क्या लिख सकते हो आप, 10 को आप cot लिख सकते हो ना, तो माइनस का cot
स्क्वायर 57 लिख सकते हैं, माइनस का कॉस 90 है, माइनस वाई 10 स्क्वायर 66, ये 10 24 है, इसको फिर आप कॉट 66 लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर 66 इज इक्वल टू वाई अपॉन 2। ये आइडेंटिटी बताई थी, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 4 इंटू 1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूं क्या होती है, 0 होती है, तो ये 0, ये y ऐसे ही रहने दीजिए, 10 स्क्वायर 66, कॉट स्क्वायर 66, बता ना 10 इंटू कॉट, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया था 10 और कॉट का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर होगी तो आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन 2। यहाँ ये सीधे इसका मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 0, ये वाला y इधर जाएगा तो 3y बाई 2, 4 इज इक्वल टू 3y बाई 2 और y इज इक्वल टू सीधे सीधे 8 अपॉन 3। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी वर्ग का परिमाप, वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है जिसकी चारों ही साइड आपके इक्वल हो, ये आपका वर्ग हो गया या स्क्वायर बोल दीजिए इसको। आगे क्या है, आयत। देखिए हम क्या करें, क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन जो भी आएगी दे सकता इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है इसकी, ठीक है, ये आपका है रेक्टेंगल या आयत, ठीक है। अब बात करनी है, बोला है इन दोनों के परिमाप बराबर हैं, तो भैया स्क्वायर का परिमाप क्या होता है, कहेंगे 4 है, हम कहेंगे अच्छा रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है, तो आप कहेंगे 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब इसको कर देता हूं मैं इरेज, और अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि जो आपका वर्ग है उसका परिमाप और आयत का परिमाप बराबर है, वर्ग का परिमाप 40 है और आगे क्या बोला है, इसकी चौड़ाई यानी जो आपका ये आयत है इसकी चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई ब्रेथ, इसकी लंबाई की 2/3 है, लंबाई की 2/3 है, किसकी, इसके लेंथ की, ठीक। अच्छा परिमाप दोनों के बराबर है तो 40 परिमाप हो गया, और अगर हम लिखेंगे आयत का परिमाप 2l प्लस b, यही परिमाप बताया था हमने आपको, ठीक है, इससे ये 2 बार में कट जाएगा, 2 बार सॉरी 20 मतलब 20 बराबर l प्लस b। यहां से l और b में जो रिलेशन देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि b बराबर 2/3l है, b बराबर 2/3l, ये 20, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये आपका 3 to 5l अपॉन 3 इज इक्वल टू 20, ये आपका 4 और ये l बराबर आपका आ गया 12, l आ गया, ठीक है, l तो निकाल लिया, जब l आ गया और अब आपको चाहिए b, तो b कितना है 2/3 ऑफ l, यहाँ वैल्यू रखिए जरा, 2/3 ऑफ 12, ये आपका 4 2 जा 8, b आ गया कितना, b आ गया आपका 8, तो l भी आ गया और b भी आ गया, l इंटू बी क्या होता है एरिया, और एरिया ही हमसे पूछा गया था यहाँ पर, आयत का क्षेत्रफल बताना है, आयत का क्षेत्रफल कितना l इंटू बी, l है आपका 12, b आपका 8, 12 8 96, ये रहा आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, जैसे कि कभी भी आपको दिया हो a प्लस 1 अपॉन a, ठीक है, इज इक्वल टू दिया है आपको जैसे z, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर बताइए, तो हमेशा होता है z स्क्वायर, ठीक है, -2, ये इसके लिए होता है। अगर क्यूब बोल देता है a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब बताइए, तो आप कहते हैं z स्क्वायर माइनस 3z, ठीक है, ये इसके लिए हो गया। और इतना ही भी बता दे रहा हूँ, बाकी इससे रिलेटेड और भी चीजें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जब नीड होगी तब उस बात को डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल पे वीडियोस आपके जो भी प्रॉब्लम आती है उनके सॉल्यूशन पड़े हुए हैं। अभी ये सीपीओ हम कर रहे हैं, सीपीओ का पेपर है। देखिए यहाँ क्या दिया है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4, ये जो तो x की पावर -4 लिखा ना, अगर कभी भी ऐसा लिखा हो x टू पावर -1, इसका मतलब होता है x, ये क्योंकि ऊपर जाके पावर पॉजिटिव हो जाती है। ये लिखा हुआ, ये लिखा है 194, ये 4 है, ठीक है। अच्छा अगर हम यहाँ पर, ठीक है,
2 ऐड कर दें इस तरफ और 2 इधर ऐड कर दें, तो ये आपको क्या x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा, और यहाँ 196 बन जाएगा। 196 किसका स्क्वायर होता है? ये आपके होता है 14 का स्क्वायर, ठीक है, 14 का स्क्वायर होता है। तो बस वही करना है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 14। अब एक बार फिर से वही करेंगे, 2 इधर ऐड कर देंगे, 2 इधर ऐड कर देंगे, तो अब क्या बनेगा? अब की बनेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 16। तो जब स्क्वायर यहाँ स्क्वायर हटाएंगे और इसका ये 4 का स्क्वायर है, इधर आप कर लेते हैं आगे, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। अब दोनों साइड में जब इक्वल करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और यही हमसे पूछा गया था कि आप x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बताएं हमें, जो कि आया 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका पाइप एंड सिस्टम का। क्वेश्चन पढ़िए। 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे 18 घंटे में भर सकते हैं। कहना ही चाहता है कि 2 पाइप थे, एक आपका कोई इस तरह से टंकी रही होगी, 2 पाइप होंगे, एक पाइप ए मान लो, एक पाइप बी मान लो। ये 15 घंटे में भर देता अकेले, या 18 घंटे में भर देता होगा। तो अगर टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, ये एक पाइप ये एक साथ खोल दिया गया इनको, टंकी को खाली टंकी कितने घंटे में भरेगी ये हमको बताना है। तो भैया इसको पहले करते हैं बेसिक तरीके से। ए टंकी है 15 घंटे लेती है, बी टंकी है 18 घंटे लेती है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एलसीएम लिया जाता है। आपको सभी पता होगा कि एलसीएम लेंगे। एलसीएम का कितना 90 ले लीजिए, तो 6 ये और आपका 5 ये। 6 क्यों? क्योंकि जब जितना ये आपकी कैपेसिटी है, क्षमता और ये कितना टाइम ले रहा है, क्षमता। ठीक है, एक चीज समझ लीजिए कि क्षमता मतलब कि कैपेसिटी होती है आपकी, कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी और टाइम जो कि 15। तो 90/15 करेंगे तो क्या 6 क्या है ना कि इसकी दक्षता आ गई है। तो ये 6 ये भर रहा है, जिसमें से 5 ये भर रहा है, तो पूरा 90 भरना है और 6 + 5 से भरना है, तो 90/11। इसको आप उसमें लिखेंगे, आप भिन्न में लिखना चाहेंगे तो कितना रहेगा 88 2 और ये, तो 8 सही 2/11। एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मुझे पसंद है और मैं उसी तरह से एग्जाम में सॉल्व किया करता था, तो मैं चाहूंगा आप भी उस तरीकों को सीखें और उसको अप्लाई किया करें। करना क्या होता है, इतना करना होता है, बस ये चीज ध्यान रखना है, 2 चीज होनी चाहिए, ए और बी हो, दोनों भर ही रहे हों ये चीज हो, और दोनों साथ मिलकर काम करें, साथ मिलकर काम करें। ये कंडीशन जरूरी कि साथ काम करें। ऐसे में कुछ नहीं करते हैं, ए इंटू बी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए प्लस बी, सीधे आप ये कर दीजिए। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इस चीज को आप सीधे अप्लाई कर दीजिए। 15 + 18, तो जब 15 × 18 और 15 + 18 33 होता है, 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, तो कितना आ गया 90/11। तो क्या ये वही आ रहा था? जी हाँ, यही तो आ रहा था वहां पर भी जब हमने नॉर्मली सॉल्व किया था। ये था आपका आंसर। इस तरह से ये हो गया डीएस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया गया बार ग्राफ 6 वर्ष की अवधि में 2 विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, एक ये दर्शा रहा है, कि ये दर्शा रहा होगा। इस तरह से बोला है, स्कूल ए के लिए आपका ब्लू है, स्कूल बी के लिए आपका रेड है, सॉरी। तो बोला है बार ग्राफ में विद्यालय ए में विद्यार्थियों की कुल संख्या के औसत, ए के लिए यानी ब्लू वाले, ब्लू के लिए आपको ये ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज निकालने की बात हो रही है, इन सबको आप करेंगे ऐड, क्योंकि पहले हमने बात करी है ए की। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहले तो आप ये गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, सभी कुछ ऐसे डिवाइड करते चलिए, या फिर इन सबका सम करिए, इन सबका सम कर लीजिए, सम करिए, फिर उसके बाद क्या करिए, उसको आप डिवाइड कर दीजिए इनके टोटल ऑब्जर्वेशन, ये टोटल 6 टाइम से। और विद्यालय बी के विद्यार्थियों की कुल संख्या के औसत का अनुपात। अच्छा, ये भी ना करिए, क्योंकि दोनों के औसत की बात करी गई है, जितनी बार ए आया है उतनी बार बी आया है, तो जब से लिखेंगे सम अपॉन जितनी बार भी आया हो, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं वैसे इसको। ठीक है, और इधर या ए का होगा, इधर भी बी का होगा, सम अपॉन ऑब्जर्वेशन, और रेशियो निकालने के बाद ऑब्जर्वेशन कट ही जाएंगे। तो जो इनके सम का रेशियो होगा ना, वही रेशियो से पूछा गया है। सम निकाल लीजिए, ए का सम लिखिए पहले, 64 8
14, 144, 144 और 5 194, 194 और 264, 264, 264 अगर ये हुआ तो आपका 354, 354 और आपका 75, ये हो गया 9, 12, 429, यानी कि ये इधर ही 4290 ये आया। और आपको अब देखना है बी में कितना है 55, 82, 8, 5, 13, 17, 137, यानी कि 137, 13, 70, 137 और 60, 137, 60, 197, 197 और 75, 197, 75 और उसके बाद आपका ये 500 यानी 50 और आपका 48, 7, 55, 20, 2, 11, 18, 23, 23, 4, 27, कैरी 2 यानी कि 370, यानी 3700 ये आपका रहा बी के लिए। हमसे पूछा गया था इन्हीं का रेशियो बताना है आपको, तो रेशियो जब बताना है इससे ये कट जाएगा तो 429 रेशियो 370, ये ए है ये बी है। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर दिया, ये रहा हमारा आंसर। इसको देखिए मैं ये बोलता हूँ ना कि मैं क्या करता हूँ कि देखिए जीरो इसमें भी, जीरो इसमें, जीरो इसमें भी, जीरो, तो इस जीरो को हम हटा लेते हैं ताकि हमारे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं जीरो को हटा लेता। तभी देखिए मैंने इसको हो रहा था 1970, लेकिन मैंने जीरो अपने आप ही हटा दिया था इसको, और यहाँ पे हमने एक जीरो बढ़ा दिया इस वजह से, नहीं तो बढ़ा दिया था। इससे क्या होता है सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाता है, टाइम हमारा बच जाता है। आप सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन लग गया, इसको बहुत इत्मीनान से सॉल्व करना है हमको, ठीक है। देखिए पार्ट 1 तो हमने कर दिया था, एक 25 क्वेश्चन थे, हमने पार्ट 1 में इसको कवर कर दिया है, पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन कवर कर दिए। अब ये है पार्ट 2, ठीक है। इस तरह से हमने सोचा कि सीपीयू के 2020 में 2020 हुआ है, इसको हम पूरा कवर कर देंगे अपने, मेरे होंगे, देखिए मैं आपकी 6 शिफ्ट्स हुई हैं टोटल, ठीक है ना, 6 शिफ्ट हुई हैं, तो जो कि 12 पार्ट में हो जाएंगी, ठीक है। मैथ्स का हम देख रहे हैं और इंग्लिश के लिए भी आपका प्रबंध कराया गया है, इंग्लिश का भी बहुत ही जल्द सॉल्यूशन आ जाएगा, हो सकता है कल तक सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है। तो चलते हैं आगे, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लिखा है 8 - 3 डिवाइड 6 ऑफ 2। अच्छा हमने एक चीज बताते हैं आपको, प्रेफरेंस बताते हैं। प्रेफरेंस सबसे पहले हम देंगे ऑफ को, फिर पहले प्रायोरिटी ये होगी, दूसरी प्रायोरिटी ये होगी, कलर चेंज कर दो, बहुत हल्का कलर हो रहा है, पहले ये, दूसरे नंबर पे ये, ठीक है, ब्रैकेट को यानी, फिर आप डिवाइड को तीसरी प्रायोरिटी देंगे, चौथी प्रायोरिटी पे आपका होगा मल्टीप्लिकेशन, ये चौथी प्रायोरिटी होगी, पांचवें पे आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका आएगा प्लस, देन आपका आएगा माइनस, ठीक है। ये प्रायोरिटी हो गई कि हमने को किस प्रायोरिटी हमें इनकी क्या देनी है, ठीक है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करेंगे यहाँ से 8 - 3 डिवाइड ना करें, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 जा 12 लिख दिया, प्लस का साइन, ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए, लेकिन पहले ऑफ को सॉल्व कीजिएगा, तब ऑफ सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एक यानी कि 4 डिवाइड बाई 1, ठीक है, फिर डिवाइड करना है 8 से, प्लस इनसाइड ब्रैकेट 4 इंटू 8 बाई 4, क्योंकि मैंने बोला कि पहले इस ऑपरेशन को हम लेंगे इस ब्रैकेट के अंदर भी, और 1/8। आगे चलते हैं, अभी इसको अभी वैसे रहने दीजिए, अब डिवाइड करिए तो ये 1/4 प्लस का 4, अब डिवाइड में 8, और ये क्या है प्लस है, प्लस है, ठीक है, प्लस है ये आपका, तो ये 2 4 जा 8, और फिर से इसमें मल्टीप्लाई होगा 8, ये इस तरह से, तो 8 - 1/4 प्लस का 1/2 प्लस का 1, टोटल कितना हो गया 8, 1 मिला के 9, माइनस का 1/4 प्लस का 1/2, इसको करिए एलसीएम लीजिए आप यहाँ से, तो इसका एलसीएम 4 9 चौको 36, अब ये होगा 1 में, और ये 2 दूनी 4, ठीक है। इसमें कहीं पे एरर हो गई है मेरे हिसाब से, एरर कहाँ हुई है, देखिए इसमें एरर ढूंढना, ऐसा सिंप्लीफिकेशन में एक प्रॉब्लम होती है, कई बार क्या होता है कि मिस्टेक हो जाती है, तो इसको या तो भाई आप एग्जाम में सबसे लास्ट में रखिएगा, ठीक है, लास्ट में नहीं रखना तो बहुत फिर ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि हुई थी एरर इसमें। दोबारा ट्राई कर लेते हैं एक बार, कहाँ एरर हुई, 8 माइनस इसको से मल्टीप्लाई 6 2 12, यानी कि 3 डिवाइड बाई 12 प्लस, ये सॉल्व किया था मैंने, इसको आया था 1 और ये आया था 4, ये आपका डिवाइड था 8
प्लस यहाँ पर 2 हुआ ये, उसके बाद 8 हुआ, ये भाई 8 हुआ था, ठीक है। 8 माइनस 1/4 क्योंकि इसके डिवाइड में गया, और ये प्लस का 4 ऐसे ही रहेगा, ये डिवाइड में था उसके डिवाइड में हो गया, और ये 1 हो गया। तो कितना आया ये आपका, अच्छा 8 रखते हैं अगर, तो 8 नहीं रखेंगे, वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी फिर तो इसको 1/2 कर लीजिए, इसको 4 कीजिए, 8 चौको 32, और ये 1, 2 2 जा 2 यानी 1 यानी 2 यानी कि ये 4। तो ये इस तरह से आंसर तो भैया नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसमें ज़रूर है, या तो मेरे से मिस्टेक हो रही है कहीं पर, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, ट्राई और सेल्फ, बाकी हम इसको देख लेंगे। इसको मैं चाहूँगा हो गया तो इसको मैं शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूँगा, शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में इसको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इससे मुझे करना है, मेरा पेंडिंग वर्क हो गया। आगे बढ़ते हैं। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जैसे 15, 18, 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल प्राप्त हो और यह 11 से विभाज्य भी हो। दो चीजें कर सकते हैं, पहले तो बोला 11 से विभाज्य, तो उल्टा चलिए 11 से विभाज्यता देखिए। 11 से विभाज्यता के लिए नियम क्या होता है, जैसे ये आप ये लिखा 1331, क्या करते हैं, अल्टरनेट नंबर का सम लेते हैं। इस अल्टरनेट नंबर का सम 3 1 4, इधर इनका सम 4, इनका डिफरेंस 4 माइनस 4 का डिफरेंस 0, मतलब ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है। एक तो ये कंडीशन थी कि भैया कि 11 0 आ जाए तो 11 से डिविजिबल है, या इनका सम ही 11 आ जाता, जैसे कि यहाँ होता 17, उससे चला जाता 6 और 11 आ जाता तो भी डिविजिबल हो जाता, ठीक है। ये कंडीशन होगी, इसी चीज़ का यूज़ करें आप यहाँ पर, ठीक है। इस चीज़ का हम करते हैं यूज़ यहाँ पर, ठीक है ना। इसको मैं रेज कर देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे। करना क्या है, देखिए समझिए मेरी बात को। हमको करना ये है कि बोला 11 से विभाजित, तो ये देखिए 8 1 9 और ये 9, तो डिफरेंस तो इनका 0 हो गया, तो ये आंसर हो सकता है। देखिए कोई और भी तो ऐसा नहीं था कहीं पर, क्या यहाँ पर होगा 8 1 9 और 0, ये नहीं होगा। 7 1 8 और 1 1, 8 माइनस 1 7, तो ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखिए ये कितना 6 1 1 और 6 एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में डिफरेंस के साइन के साथ 2 और 9, क्या ये बन रहा है 6 डिफरेंस 11 डिफरेंस 5, तो ये भी नहीं बना, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया। हमें इतना करना ही नहीं पड़ा, इनको लो मल्टीप्लाई करो, कौन सा नंबर होगा 9 शेषफल बचाएगा, क्यों कर रहे हैं हम, जब हम इससे कर सकते हैं तो हम इसको उठाएंगे और यहाँ से सॉल्व कर देंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, कह रहा डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है, एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 10% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा। कहना क्या चाहता है मालूम, ये बोल रहा है जैसे कि कोई आदमी था, 100 रुपए थे इसके पास, है ना, 100 रुपए थे, तो जैसे क्या करता था, रेट था 10 रेट, तो वो क्वांटिटी कितनी लेता था, 10 kg क्वांटिटी ले लेता था, ये रुपए थे, ये क्वांटिटी थी, तो खर्चा उसका 100 रुपए होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि रेट में बढ़ गया 20%, 20% बढ़ा तो ये 12 रुपए हो गया। लेकिन वो कह रहा था व्यक्ति कि भैया दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। एक तो ये बनता है कि अपना ये खर्चा है इसको ये 100 ही रखे, तो जब ये इसको 100 रखना चाहेगा तो उसको यहाँ पर कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा, तो 10 किलो के से अब वो कम ही वैल्यू खर्च कर पाएगा, जितनी भी वैल्यू लेगा वो इससे कम होगी, इधर वाली वैल्यू 9 हो सकती है, जितनी भी हो 10 से कम होगी, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है। बाकी एक क्वेश्चन और आता है जिसमें वो क्या करते हैं, मैं बता रहा हूँ आगे, उसमें भी ये बोल देते हैं कि इस बार क्या करेंगे, हम 10 रुपए लेंगे, प्राइस 10 लेंगे, क्वांटिटी भी 10 लेंगे, 100 खर्चा हो गया। लेकिन वो कहता है कि भैया इस बार हम क्वांटिटी 10 ही लेंगे और प्राइस को हम अपने क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्राइस को कह रहा है हम बढ़ा रहे हैं 20% से, तो इस बार खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये तो बहुत सीधा हो गया, सीधे सवाल नहीं आते हैं, तो जो पहला वाला कंडीशन है उसी पे सवाल पहले आते हैं। अब देखना यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है और व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 10% की वृद्धि करना चाहता है। अपना जो डीजल का व्यय है, एक्सपेंडिचर के व्यय में केवल 10% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसकी खपत को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा है, कि पहले ये 100 था, लेकिन यहाँ कीमत में वृद्धि हुई 116 हो गया, ये है इसकी कीमत, या हम प्राइस बोल लेते हैं, ये इसका खर्चा है। अच्छा, जो एक्सपेंड यहाँ पे कंजम्पशन कितना वो पहले कंज्यूम कर रहा था,
तो यहाँ पर हम ये मान लीजिए पहले वो 100 कंज्यूम कर रहा था, लेकिन उसने क्या बोला कि हम सिर्फ एक चीज करने देंगे आपको, क्या कि डीजल के व्यय में केवल 10% की वृद्धि हम चाहते हैं, कि यहाँ पर आपको हम सिर्फ 10% बढ़ाने देंगे। मतलब कि अगर पहले 10,000 खर्च कर पा रहे थे आप, है ना, तो अब आपको इतनी रियायत दे रहा है कि अब आप 11,000 खर्च कर लीजिए। लेकिन इसके लिए क्या आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा वही हमें निकालना है, ये इसको निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, 11,000 बटे 116, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। जब x की वैल्यू आएगी तो जितनी भी वैल्यू आएगी उसको 100 से घटा दी जाएगी, जो घटाएंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको कितना निकलेगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, है ना, कितने 11,000 बटे 116 लिखा हुआ है, तो कहीं जाके 94-95% पे लाई कर जाएगा ये, है ना। वहां से आप 100 से इसको घटा देंगे, जब इसको आप घटा देंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अप्रोच क्या मैंने बता दिया, इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। आप आगे चलते हैं। कह रहा है इस बार ग्राफ में वर्ष 2009, 2011, 2013 में विद्यालय ए के विद्यार्थियों की सम्मिलित संख्या, है ना, समेकित संख्या लिखा हुआ है, सम्मिलित होगा मेरे हिसाब से, सम्मिलित संख्या वर्ष 2008, 12, 13 में बी के विद्यालयों की समेकित संख्या का अनुपात, मतलब ए यानी कि ब्लू वाले, ठीक है, ए यानी कि ब्लू वाले, 2009 ये लिया जाएगा, 2011 लिया जाएगा, 2013 लिया जाएगा। ए लिख लीजिए, ए में कितना कितना जोड़ना है ये भी लिख लीजिए। ए से आपको जोड़ना है 800, ठीक है, और क्या जोड़ना है, 2011 में 700 और 2013 में 750। इसका सम कितना आ जाएगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से। 0, 5, 14, 14 और 8, 2250। ठीक है, ये तो ए का खेल हो गया पूरा। अब बी के लिए निकाल लो। बी के लिए कितना बोला है, 2008, 12, 13, 8, 12 और 13, ठीक है, 550। फिर 2012 में कितना है, 500 है, ठीक, और 2013 में कितना है, 480 है। ये जोड़िए 0, 8, 5, 13 और ये 15, 1530। अब इसने बोला है कि रेशियो बताओ हमें, ये इसका ए वाला ये है और ये बी वाला है, 1530, इसका आपको बताना है रेशियो। इससे ये कैंसिल। अब देखिए क्या ये डिविजल हो रहा है आपका किससे, 3 से, देखिए हो रहा है, हाँ हो रहा है, 3 से 21, 3 5 15 और 3 5 15, 3 ग्राम 3। अब ये और किससे हो रहा है, ये फिर से 300 होगा, ये 25 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 38। पढ़िए पहले। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे 30 मिनट अधिक समय लगते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर ये डिस्टेंस है और यहाँ पे आपके ए है, ठीक है, ए को बी से 2.5 घंटे ज़्यादा लगे हैं। ये हो गई इक्वेशन 1। यदि ए अपनी चाल को दोगुनी करता है तो वो इसे बी से 1 घंटे कम समय में तय कर सकता है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि बी इधर आएगा और क्योंकि ए ने अपनी चाल को दोगुना किया हुआ है, अब बी से आधा 1 घंटा कम समय में तय कर सकता है। अब कि यहाँ पे 1 आएगा डिफरेंस, ठीक है। अब बोला है कि ए द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाले समय को घंटे में बताना है, ठीक है। ठीक है, LHS को एक साइड, RHS को एक साइड ऐड करेंगे तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। बचेगा आपका 40/a माइनस 40/2a और इससे ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, 3/2। ठीक, 3/2 आ गया। हमने यहाँ पे क्या किया था, ऐड किया है इसको, ठीक है, ऐड करना था तो माफ़ कीजिएगा, ये आपका ऐड करना था हमको, ये 7/2 हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने ऐड किया है। जब ये 7/2 हुआ, आगे जाते हैं। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे 2a, ये आपका 80, ये आपका आ जाएगा 40, है, ये 7/2a, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आपका आ जाएगा a बराबर 40/7, ठीक है। 40/7 जब आपका आएगा और आपकी ये हो गई स्पीड हो गई। और आपको बोला क्या था कि कितना समय लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 40, स्पीड कितनी है 40/7, इसका मतलब टाइम 7 आ गया।
ठीक है ना, 7 आवर्स, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन पे मैंने क्या किया था, इस पे शॉर्ट वीडियो बनाई है मैंने। ठीक है, शॉर्ट वीडियो इस पे प्रोवाइड कराई है मैंने आपको, तो आप जरूर उसको देखे जा करके देखिएगा। हमारे यूट्यूब पर, यूट्यूब चैनल है हमारा एजू स्टडी एक्स नाम से, एजू स्टडी एक्स नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। उस पर मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो कराई है, वहां से आप इसको देखिएगा। आप इस क्वेश्चन को विद इन आई थिंक 1.5 मिनट टू 2 मिनट के बिटवीन कर दे जाएंगे मेरे हिसाब से। तो मैंने कि 90 सेकंड से लेकर के 120 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे और आप 2 नंबर लेके चलते बनेंगे, अगर फ्री हुआ तो। क्योंकि आप सॉरी, आपके में तो 1 मार्क्स का होता है, तो आपको 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। इसके लिए आपको इसकी रेफरेंस मैं देता रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो है हमारी, शॉर्ट वीडियो, और उस शॉर्ट वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप वहां से सॉल्व कीजिएगा, इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्या है क्वेश्चन ये कि 6.35 6.35 6.35, तो क्या ये क्यूब नहीं हो गया? फॉर्मेशन देखते चलिएगा, 6.35 6.35 6.35, तो क्या ये बी क्यूब नहीं हो गया? ये क्या 6.35 इंटू 6.35, तो क्या ये ए स्क्वायर नहीं हो गया? ये इसी तरह 6.35 ये बी था, ये बी स्क्वायर हो गया। और ये ए है, ये बी है। कुछ समझ में आ रहा है? एक चीज समझिए, फॉर्मूला याद आ रहा होगा आपको, एक कौन सा, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है? बड़ी जल्दी से बोलेंगे आप, ए प्लस बी, है ना। कहेंगे क्यों नहीं जानते हम भी जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो क्या यही फॉर्मेशन, ठीक है, इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, क्या यही फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं बन रही है? बिल्कुल बन रही है फॉर्मेशन, इसी को बस लगाना है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ऊपर जो दिया है वो ये दिया हुआ है, तो अब क्वेश्चन को क्या इस फॉर्म में लिखा जाए कि 6.35, ठीक है, ये हो गया ए। अब बी लिखना है 3.65, ठीक है, ये तो हो गया। क्योंकि हम इसके लिए लिख रहे हैं, इसके लिए वैल्यू हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके। ये तो इतना पार्ट कवर कर दिया, बचा इतना और लिखना है हमको। अब ए स्क्वायर बोला गया, यानी कि 6.35 का होल स्क्वायर, ठीक। अब बी स्क्वायर यानी कि ये वाला 36.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। इसमें डेसिमल में, अभी डेसिमल जो अभी शिफ्ट करने वो अभी बता दे रहा हूं, पहले जो इस फॉर्म में लिखा उस फॉर्म में लिख दे रहा हूं। डेसिमल शिफ्टिंग बाद में कर लेंगे। माइनस ए बी, ए कितना है 6.35, हाँ, और आपका 3.65, ये हो गया। अब डेसिमल देखिए, एक चीज याद रखिए, हम लिख रहे हैं इसके हिसाब से, ऊपर वाले के हिसाब से, तो जैसे डेसिमल इसमें दिए होंगे वैसे ही डेसिमल यहाँ रखेंगे। तो ये तो ठीक रखा है हमने, क्या ये ठीक रखा है? इसको भी ठीक रखा है, इसको ठीक रखा है, इसको ठीक नहीं रखा है, तो इसको हम कर लेते हैं सही, क्योंकि हम ऊपर वाले के हिसाब से चलना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। ये इधर ठीक रख दिया था हमने, यहीं पे प्रॉब्लम करी थी हमने। 6.35 इसके लिए रख दिया, इसके लिए 3.65 रख दिया। अब ठीक है ना, जैसा ऊपर वाला फॉर्म था उस फॉर्म के हिसाब से हमने यहाँ पे रख दिया है वैल्यू को। इसको ऐसे चलने दीजिए, नीचे आइए एक जरा। यहाँ पर अगर हम डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करें, यहाँ शिफ्ट करें, तो क्या करेंगे इसके लिए आप? और बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसके डेसिमल को भी एक बार इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 3.65 3.65 3.65 3.65। तो अगर हम 100 से डिवाइड कर दें, ठीक है ना, और 100 से गुणा कर दें, तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। कोई दिक्कत होगी क्या? इसको अगर हम ये लिखना चाहें, क्या ये लिख सकते हैं 6.35, ये लिखोगे तो बस इतना ही तो करना है आपको ना, कि 10 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड करेंगे ना, वैसे नहीं तो करना है आपको, कहेंगे हाँ, तो यही करके एक बार इससे और 6.35 करके एक बार 10 इससे, इसको ऐसे कर दीजिए, ये हो गया। तो ये क्या, ये ए स्क्वायर बन गया ये वाला? कहेंगे हाँ बन गया, स्क्वायर यहाँ से बना दिया। इसी तरह से ये इसके लिए भी बना देंगे स्क्वायर। तो 2 डेसिमल हमको लाने पड़ेंगे, यानी कि एक बार 100 से इधर इसके लिए कर दिया, एक बार इसके लिए भी कर देंगे, ठीक है। इस तरह से इसके लिए भी एक बार कर देंगे, सिर्फ एक डेसिमल लेंगे, एक बार इस वाले से लेंगे, एक बार इस वाले से लेंगे। और यहाँ पर तो सही है ही, दिया ही हुआ है, तो हमने यहाँ पर, लेकिन शिफ्ट हमने यहाँ पर भी किया हुआ है,
तो यहाँ पर भी इतना किया, तो पूरे इक्वेशन से लेंगे जब, तो क्या ये ऊपर जब गुणा कर रहे हैं और ऊपर सम कितना आ जाएगा 6.35 और प्लस 3.65 का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 बन जाएगा ये, और डेसिमल 2 के बाद डेसिमल था, ये चीज़ ऐसी हो गई। नीचे कितना है, नीचे तो 100 जो लिया ना, यही तो 100 रहा था भाई, इसी को 100 बनाकर तो हमने अलग किया था डेसिमल रिप्लेसमेंट के लिए। तो एग्जैक्टली कितना बना 10/100, एक से एक चला गया 0.0, अरे पॉइंट कितने 0.1, सॉरी ओनली 0.1, ठीक है ना 0.1 आ जाएगा। ये चीज़ आपको देखिए मेन यहाँ तक था, आपको ये चीज़ समझनी थी कि इस फॉर्मेशन से हो जाता था, तो हाँ इस फॉर्मेशन से हो रहा था, और शिफ्टिंग करी हमने कि डेसिमल था ना, तो एक प्लस ये लिया, एक प्लस ये लिया, ऐसे यहाँ पर उसके बाद क्या करना, ये बी, जब बी स्क्वायर की बात आ गई, यहाँ पर बी स्क्वायर की बात आई, तब भी हमने वही चीज़ करी, अपॉन में लिए इस फॉर्मेशन को ध्यान में रख करके। तो वही अब 100 को हम बाहर लेके चले आए थे, जब 100 हम बाहर लाए तो इसी 100 की वजह से हमने सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर 0.1 आ गया था, 0.1 हमारा आंसर। आगे चलते हैं, आगे बोला है किसी वस्तु के अंकित मूल्य प्राप्त प्रत्येक x प्रतिशत की 2 क्रमागत छूट 331.20 की एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 920 रुपए, अंकित मूल्य बोले तो MRP है 920, x का मान बताओ। दो तरीके हैं, तरीका क्या क्या बन सकता है भाई, या तो आप सक्सेसिव लगाएं, सक्सेसिव लगेगा तो x% 2 दी गई है, x% प्लस x%। इसी तरह का क्वेश्चन मैंने जब पार्ट 1 था उसमें भी कराया है, ठीक है। तो ये x अपॉन इस तरह से हो जाएगा, ये आपकी सिंगल डिस्काउंट के इक्वल हो जाएगी, सिंगल डिस्काउंट जो होगा उसके इक्वल आ जाएगा। सिंगल डिस्काउंट आपको कितने का मिला है, आप कहेंगे हमें 300, सिंगल डिस्काउंट परसेंट के बराबर यहाँ से वैल्यू आती है, ठीक है। x की वैल्यू निकालेंगे वो यहाँ से मिल जाएगी, एक तरीका तो ये है। अच्छा दूसरा तरीका, मैं तो ये बिल्कुल ना लगाऊं, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में मेरी क्या अप्रोच रहती थी इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन के करने के लिए। अप्रोच मेरी इतनी होती थी कि हम देखेंगे कितनी 331, तो हमने देखा इतने रुपए थे हमारे पास, डिस्काउंट हमने दिया है 331.20, इतना में डिस्काउंट दिया है। तो क्या आप एक चीज समझ पा रहे हैं, तो क्रमागत डिस्काउंट छूट इतने की सिंगल छूट के बराबर थी, तो ये इतना इस पूरे का कितने परसेंट है, इसका कितने परसेंट हो रहा है, निकाल के देखो कितने परसेंट बन रहा है ये। एक्स पर के 2 छोड़ के इक्वल है, तो इसको एक सेकंड अभी मैं देख लेता हूँ क्या बोलेंगे आपका। 9 से 9 तो 127, ठीक है। देखिए आप जैसे कि आपका अगर ये होता 360, ठीक है, यहाँ होता 90, तो ये 40 मतलब 4 बार जाता, ठीक है। अब अगर होता 270, यहाँ होता 90, तो ये 3 बार जाता, ठीक है। जाता कि नहीं जाता, आप कहते हैं हाँ जाता। तो जैसे ये 920 दिखा और ये 331.20 दिख रहा है हमको, तो हम अंदाजा लगा सके 9 चक्को 36, अगर 360 होता तो 40 या 4 बार कुछ आ रहा होता, 440 जो आता हो, तो डेसिमल देख के सही कर लेते हैं। ये इससे तो कम आएगा, है ना, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू 360 है भी नहीं। तो ये आप अंदाजा लगाएंगे ना कि लगभग आपका कितना जा रहा होगा। तो भैया आपका ये कहीं 36 तो कितना बना रहा होगा, 36 के आसपास 36 बना देगा, 38 बनाएगा, 40 तो नहीं बनाएगा, इतना तो कंफर्म हो गया। अब जो फॉर्मूला होता है x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। ये इसमें अगर देखें तो जब 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा सक्सेसिव, तो 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20/100, यही तो लिखोगे। तो ये 40 में से 4 36% हुआ। तो अब चेक करना ये है आपको कि क्या ये 36% होगा। 18 करते, 18 सक्सेसिव लगाते हैं, तो क्या 18 के सक्सेसिव के लिए लिख दे रहा हूं मैं कि 18 प्लस 18 माइनस 18 इंटू 18/100, ये लिखते, तो ये आता 36 और ये 3.24, तो ये आपका आता 32.76, 32% यानी 33%। लेकिन ये आपका 331.20 जो है, ये आपका क्या, देखिए आप क्या आपको ये 32% लग रहा है ना। 9 त्रिक 27 यानी कि 270, ऐसे कुछ बनता है, 30 के लिए बना 2 और, तो यहाँ से 0.18 और जाता,
तो 0 8 से 4 से लगा 8 1 9, ये इतना बनता। तो मतलब कि ये वाला तो नहीं हुआ, 18 वाला नहीं होगा। और 15 होने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हमें x की वैल्यू पूछी गई है। हर बार कितने का डिस्काउंट दिया गया, तो क्या 15 का दिया गया? जब 18 नहीं दिया गया तो 15 क्यों दोगे? 25 का भी लेते, 25 25 50, और 50 में से तुम्हारा 625, इसका जो आपका निकलता सक्सेसिव कितना निकलता? 50 माइनस 6.25 निकलता, जो कि 43.75 आता। तो ये वैल्यू, ये जो आपकी है ना, देखिए काम की चीज लिख दे रहे हैं, बाकी चीज हटा दे रहे हैं। काम की चीज लिख करके बाकी हम हटाना चाहते हैं, ताकि हमने जो इतनी यहाँ पर लेथन मचाई थी ना, जो भी कर दिया था ड्रामा, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों नहीं थी? वरना भैया देखिए एग्जाम जिस तरह से हो रहा है अभी, ये डेसिमल लेसन में देने लगे, दिमाग नहीं लगाओगे ना तो फिर हो जाओगे परेशान, ठीक है ना। इसलिए दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, दिमाग लगाओ तो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, ठीक, तभी काम चलेगा। ये आ रहा था 43 पॉइंट आपका 75 समथिंग कुछ आ रहा था। हम समझा देते छोटी छोटी बात आपको, ये देखिए 331.20 और 920, ये कहीं ना कहीं जाके इसके 30 से परसेंट 40% के बीच में लाई करेगा। तो क्या ये आपके 32 को 36 पे देखते कितना बना था? 32.76 बनना था। 15 पे तो बहुत कम हो जाएगा, 27 30% नीचे चला जाएगा, 30% नीचे जाएगा। ये आपका कहीं 35-36% के पास लाई करेगा। तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, अप्रॉक्स निकालेंगे ना तो 36 के आसपास चली जाएगी, 35 36 के आसपास आएगी। उसको देखते ही आप सीधे आंसर टिक कर देंगे, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये अप्रोच है, इस अप्रोच को हम एजू अप्रोच बोल सकते हैं, और इसको मैं तो यही बोलता हूं कि ये हमारी एजू अप्रोच है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से पाई चार्ट का क्वेश्चन आ गया। कह रहे हैं दिया गया है पाई चार्ट वर्ष 2005 आइसक्रीम फ्लेवर्स की लोकप्रियता को निरूपित करता है। ये जो है ना 2005 में आइसक्रीम फ्लेवर्स की जो अलग अलग इसके फ्लेवर्स दिए हुए हैं आइसक्रीम के, इसकी लोकप्रियता को निरूपित कर रहा है। 2005 में यदि अन्य वर्ग, इस वर्ग की बात करिए, 10% मिक्स फ्रूट फ्लेवर है। 2005 में अन्य वर्ग का 10% मिक्स फ्रूट फ्लेवर है, और एक सर्वे में पाया गया कि मिक्स फ्रूट फ्लेवर पसंद करने वालों की संख्या 1570 है। तो यह सर्वे कितने लोगों पर किया गया, ये बताना है। अच्छा एक चीज बताएं, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे दिमाग लगाते हैं लेकिन बहुत कम होता है, वरना यूजुअली अगर परसेंटेज दिया तो 100 के इक्वली देते हैं वो लोग। कभी कभी होता है कि वो 100 नहीं करते, इनका जोड़ना पड़ता है और 100 देते भी नहीं है, लेकिन यहाँ 100 है, ठीक है। नॉर्मली होता है 100, अगर नॉर्मल चल रहा है सारी चीजें तो 100 देते हैं। अच्छा देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। 15.7%, 15.7 का 10%, इसका 10%, इसका जो 10% है वो कितना है? 1570 है। तो सर्वे में सभी लोगों पर किया गया, तो ये सर्वे कितने लोगों पर किया गया, ये पूछा गया हमसे। अब ये मैं यहाँ से 100 की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके लिए एक डेसिमल यहाँ लगाएं, इससे इसको उड़ा दें, इससे इसको काट दें। ये 1 की वैल्यू अगर 1000 पे है, हमको 100 की वैल्यू बतानी होगी, जो कि आपकी आ जाएगी इतनी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत ही इजी सवाल था। करना क्या था, अन्य के 10%, ये अन्य है, इसके 10% की वैल्यू इतनी, तो इस अन्य मतलब कि जो पूरा तुम्हारा अन्य वर्ग है ये कितना है, ये पूरा अन्य वर्ग हमारा 100 के बराबर गया, जो कि हमारा आ गया कितना? 1 लाख। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है हमसे कि इन अ ट्राइंगल ABC D पर BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। एक ट्राइंगल था ABC नाम से, उसमें बोला है कि आपका जो D है BD पर BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, यानी कि D यहाँ का AC होगा, ये D होगा और इस पे परपेंडिकुलर है। BC पर एक बिंदु E, यहाँ कोई पॉइंट E है, ठीक है। BC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि BEA, ये BE और A। डायग्राम बड़ा बना दिया जाए क्या, तो ये समझ में आ जाएगा। ये BDA जिसमें से BEAX है, तो EAC 46 दिया हुआ है। EAC ये कितना दिया है आपको? 46 डिग्री, बाहर लिख दे रहा हूं मैं इसको। और EBD ये एंगल, ये आपको 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको एंगल X की वैल्यू बतानी है। देखिए जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो ये आपको कितना है? 46,
ये 90, तो बचा कितना 44। ये एंगल आपका हो गया 44 डिग्री। अब ये एंगल और ये एंगल तो 44 ही होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण इस तरह से बनेंगे ना, ये ऐसे के लाइन है, ठीक है, ये एंगल बराबर ही हो जाएगा। इस वजह से ये एंगल इक्वल हुआ, तो ये हो गया 44 और 60 आपको ये दिया हुआ है, आपसे x पूछा गया है, 60 ये हो गया, तो कितना हो गया ये 6 4 10 104, डिफरेंस 180, कितना 76। शायद ये आपको समझ में ना आया हो, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आपकी डायग्राम बना दूंगा बड़ा, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए ये एक ट्रायंगल बनाते हैं बड़ा सा इस बार, ठीक है, ये A है, ये B है और ये है C। कहता क्या है कि ABC में D पर BD है ना, BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, मतलब ये BD कुछ इस तरह से होगा और ये इस पे लंबवत भी है। BC पर एक बिंदु E इस प्रकार है कि BEAX, E यहाँ का एक पॉइंट है, ठीक है, और जब ये एक पॉइंट है, इसने बोला ये जो है ना आपका BEA ये X है, ठीक, EAC ये वाला 46 है और आपका EBD EB और D ये 60 है। जब ये 60 हो गया, ये 46 ये 90, तो ये कितना होगा 44 हो जाएगा। और जब ये 44 है तो ये भी 44 होगा, ठीक है, ये 44 ये 44 और अब ये एंगल ये, तो यानी कि 44 प्लस 60 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो ये तो 104 हुआ प्लस x प्लस 180, तो x की वैल्यू आपकी 76 आ गई, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है और क्षैतिज भूमि के साथ थीटा का कोण इस प्रकार बनाती है, मतलब ऐसी कुछ बात हो रही होगी। ये आपकी लैडर है, थीटा का एंगल बना रही है, कॉस थीटा आपको दिया है 5/13, कॉस थीटा मतलब कि पहले आपको ये दिया है फिर आपको ये दिया हुआ है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, ये आपका आधार है ये आपका कर्ण है, तो ये आपका 5 12 13 ट्रिपलेट से 5 12 13 ट्रिपलेट से आपका ये हो गया। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 18 मीटर है, दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 18, तो दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी हमको ये बतानी कितनी होगी, यानी जो ऊंचाई है ना ये इन्होंने 18 दे रखी है और पूछ क्या लिया है हमसे कि आधार की डिस्टेंस ये बतानी है आपको ये कि ये कितनी होगी, ठीक है। अगर 12 जो है उसको 18 कह रहे हैं ये, तो ये 5 को कितना कहेंगे, तो फिर से भाई एजू आर्यन एजू रेशो लगा देंगे यहाँ पे। जब आपको 2 को ये 3 बोलते हैं तो ये आपके फिर इसको कितना बोलेंगे 15/2, यानी कि ये 7.5, तो मतलब ये डिस्टेंस एक्चुअल में कितनी है 7.5, अगर ये 18 है तो ये 7.5 है, ये रहा आंसर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सुनीता किसी निश्चित अवधि के बाद 20,400 प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित करती है। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए वो कितने वर्ष के लिए निवेश करती है। ये आपका क्या हो गया मिश्र धन या हम कहें ये आपका है अमाउंट, ठीक है। ये आपका क्या है, ये इसका प्रिंसिपल था, ठीक है, मूलधन यानी। तो अगर हम ब्याज चाहे हमें ब्याज मिल जाए तो ब्याज के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप अमाउंट से माइनस कर दें प्रिंसिपल को, ठीक है। अमाउंट कितना है 20,400, प्रिंसिपल कितना है 12,000, तो अंतर कितना आया, इतना आया आपका 8400 रुपए का, तो ये आपको ब्याज मिला। और एसआई का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू T/100, ठीक है। इस फॉर्मूले में अब हम वैल्यू को रखेंगे। एसआई अगर 8400 है, प्रिंसिपल आपका 12,000 है, रेट का क्या सीन रहेगा, क्या आपको रेट दिया है 10% रेट दिया है। टी आपसे पूछा गया है कितना है, यहाँ 100 है। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काटो,
इससे इसको काट दो, ये 12 से 7, तो टी जो आया आपका कितना है, टी आपका आया 7। इसको वाला कलर से कर देना है, ठीक है ना। टी आपका आ गया 7 वर्ष, तो ये रहा 7 और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है। यदि वो इस वस्तु को 660 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। पहले एक चीज समझिए, जैसे कि कोई वस्तु थी 100 रुपए की, अब इसने क्या किया कि इसने इसको बेचा 90 रुपए में, तो इसको कितना हुआ, 10% की हानि हुई। अगर ये इसी 100 रुपए वाली वस्तु को बेच देता 120 रुपए में, ठीक है, तो क्या होता, इसको कितनी प्रॉफिट होता, 20% का प्रॉफिट हो जाता। इस कंडीशन में 20% का प्रॉफिट होता है ना। तो ये उसने क्या किया, ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया समझना, कि किसी व्यक्ति को 16% की हानि पर बेच रहा था वो, लेकिन क्या किया, यदि वो इस वस्तु को 660 रुपए में अधिक बेचता तो इसे 8% का लाभ होता। मतलब उसने क्या किया, 16% की हानि भी कवर कर ली, 8% का लाभ भी ले लिया, तो कितना बढ़ा लिया, टोटल में जो परसेंटेज है इसमें कितना फर्क आ गया, 16% ये लिया, 8% ये, टोटल 24% उसने अंतर ला लिया टोटल। तो 24% जो पूरा अंतर आया है, वही अंतर आपका ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है आपका 24% बराबर। अब हमसे पूछा है 12% लाभ पर प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अगर 24% की है तो हमें बताना 112% की वैल्यू, जो ये वैल्यू होगी वही हमारा आंसर हो जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 से काटना चाहेंगे, 4 से आप काटेंगे तो ये 6, 25 और 3 28, 6 से इसको काट लीजिए 11। अब इसको आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, 110 इंटू 28, ठीक है। 28 0, 28 से करना 28 और ये 28 से 28 2 30, यानी कि 30 80, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 46 भी हो गया इस तरह से, ओके, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। बोला गया है कि बार ग्राफ में किस वर्ष विद्यालय ए बी के विद्यालय में संयोजित योगफल न्यूनतम था। संयोजित मतलब किस वर्ष में इन दोनों का सम जो है ना वो मिनिमम रहा है। तो ऐसे तो 6 हैं, 6 ना निकालिए, जो ऑप्शन दिए है ना दिमाग उतना ही लगाइए जितनी जरूरत हो। ज्यादा दिमाग है तो उसे बचा के रखो, बहुत सारी चीजें होती है वहां लगाया करो। सिर्फ 4 ही ऑप्शन चेक करो। सबसे पहले 2013 चेक करो और लिख डालना उसको 2013, ये है 2013, इसका सम 7 5 13। ये 2 तरीके हैं, एक काम करें इसको 2 दे दो 48 को, तो 50 50 और 75 125, लेकिन 2 दिया था तो 123, यानी ये हो गया इसका सम। तरीका क्या बताया, इसको हमने दिया 2 48 को, देखिए डेसिमल जीरो में हटाता हूं, मैंने बताया था आपको, 2 इसको दिया तो ये हो गया 50, ये कितना बचा 73, लेकिन हमने माना 75, तो हमने बोला 48 को हम 2 दे आए थे, 50 बना दिया था, और 75 में से 2 हटाया था, लेकिन 75 रखा 75, तो ये सम तो हम बहुत जल्दी बता लेते हैं क्योंकि वैल्यू बहुत जल्दी बता पाते हैं। लेकिन 2 जो इसको हमने दिया था ना इसमें से वो घटाया नहीं था हमने, तो उसको हम घटा देंगे, तो अब इस तरह से 123, और जीरो का गेम मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। अगला देखो, ये तो हमने लिख लिया किसका, 2013 के लिए, ठीक है। अगले पे 2012 देखो, 2012 कितना है, सीधे दिख रहा है कितना है, 900 500 1400, 1400 है किसका, 2012 का, ठीक है। हमसे बोला गया था योगफल हो न्यूनतम यानी मिनिमम होना चाहिए। 2010 देखो, 2010 है 500 600 यानी 1100, ये सम है 1100, ये वाला सम था 1400, ये वाला सम है सॉरी 1230, और अब एक और बचा है उसको भी लिख लो, क्योंकि अब यहाँ तो ऑप्शन आंसर दिख रहा है, वहां थोड़ा दिखेगा। 2011 भी देखो कितना है, 2011 7 7 14 1450, पूछा गया था मिनिमम, मिनिमम कौन सा है, मिनिमम ये वाला है, यही आंसर हो जाएगा 2010, इसी वजह से 2010 आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाई चार्ट वर्ष 2015 में आइसक्रीम फ्लेवर्स की लोकप्रियता को दर्शाता है। 2015 में वनीला फ्लेवर, वनीला मुझे भी पसंद है वनीला फ्लेवर की कुल बिक्री 3300 थी, तो चॉकलेट फ्लेवर की कुल बिक्री रुपए में ज्ञात करें। अगर 16.5% की वैल्यू 3300 है
तो चॉकलेट जो कि ये है आपका 25.8%, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये देख पा रहे हैं, ये से 165 दुना ये 2 बार, ये 2 0, 165 एक बार, ये डेसिमल इसका इधर 2। अब इसको कर दीजिए डबल, क्योंकि ये देखिए 1 बराबर यानी कि 2, 1 बराबर 200, तो 25.8 बराबर 25 दुना 50, 8 दूनी 16, 50 और 16 यानी कि 50 तो वो हो गया था पूरा ऐसे करके, 16 इस तरह से बन गया था, 16 ऐसे बना था क्योंकि वो आगे था ना उसके, तो इस वजह से 5160 ये आपका आंसर हो गया। इसी को हम बोलते हैं आर्यन एजू रेशियो। ठीक है, होता है क्या इसमें, जैसे कि हमने कहा कि सपोज 30 की वैल्यू अगर आपको दी है 135 रख दिया, 135 ना रखिए, इसको रख लीजिए 150। ठीक है, 30 की वैल्यू अगर 150 है, कोई चीज 30 की वैल्यू अगर 150 को रिप्रेजेंट कर रहा था, 60 वाली कितने को करेगा? तो अगर इसका यहां से रिलेशन देखें तो ये इसका 2 टाइम, तो अब हम इसका या तो 2 टाइम कर दें, एक तरीका तो ये, या यहां से देखिए कितनी बार होगा 5 टाइम, तो अब इसका यहां से भी जो रिलेशन होगा 5 टाइम ही होगा, तो 6 पंचे 300। तो आप देख सकते हैं कि जब 150 में 2 का गुणा करो तो भी 300, और 30 में 2 गुणा तो 60, लेकिन इधर से इधर चलो तो 30 में ये 150 5 टाइम है, तो इसी तरह से 60 का भी 5 टाइम इधर आएगा। इसी को हम बोलते हैं आर्यन एजू रेशियो। आगे इस कॉन्सेप्ट पे किस किस टॉपिक के सवाल सॉल्व किए जा सकते हैं आपको पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 9 अंकों वाली एक संख्या है, संख्या क्या है 7 8 5x 3 6 7 8 y, इसको डिवाइड करना है 72 से, x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है आपको। 72 है तो इसमें 8 इन्वॉल्व है, 9 इन्वॉल्व है। हमेशा पता है इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं इसको। ठीक है, फैक्टराइज कर दिया जाएगा। आप जब फैक्टराइज करेंगे 8 9 दो बड़े नंबर देख लिए, 9 में ये होगा कि हम डिजिट सम देखेंगे, 9 है, 8 के लास्ट 3 डिजिट देखी जाएंगी। ठीक है ना, लास्ट 3 डिजिट देखी जाएंगी, तो 8 9 72 6, तो अब 6 आ गया, 72 तो यहाँ 4 आना चाहिए, क्योंकि तभी तो ये 8 से डिविजल होगा। 8 की डिविजिबिलिटी बोलती है, 8 की डिविजिबिलिटी क्या करेगी, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट आप जो है ना हमारे से डिवाइड करा दीजिए, हमसे डिविजिबल होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए, तो हम 8 से वो नंबर डिवाइड कर देंगे। 9 के लिए क्या बोलती है, 9 की डिविजिबिलिटी कि आप क्या करिए, जो आपका डिजिट सम होगा, जितनी भी डिजिट है उनका सम, वो या तो 9 हो या उसका मल्टीपल हो, और मल्टीपल। ठीक है ना, तो भी हम 9 से डिवाइड करा देंगे। ये होता है 8 का और 9 का रूल। ठीक है, ये तो हमने दे दिया आपको इन्फॉर्मेशन। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं आगे, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व। एक सेकेंड, पेन चेंज कर लूँ मैं अपना। ठीक है, 9 के लिए, 8 के लिए हमने निकाल लिया, तो ये y तो 4 आ गया। ठीक है, अब 9 देखो, 7 8 15 5 20, 20 3 23, 23 और 6 29, 29 6 37, 37 8 45, 45 4 49। तो क्या 49 9 से डिविजिबल होता है? नहीं। अब कौन सा वो मिनिमम नंबर रखें कि 9 से डिविजिबल हो जाए, तो अगर इसमें हम क्या करें, जोड़ दें 5, 49 5 होता है 54, तो वही ये 5 जो है ना, ये यहाँ 5 आना चाहिए। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहा, 5 हमारा यहाँ आना चाहिए। क्या सम करने में प्रॉब्लम हुई कहीं पर? एक बार चेक लेता हूँ। 8 9 72, 6 9 64, ये तो ठीक है। और 15 5 20, 23 23 29, 36 36 और 8 36 8, यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, सॉरी माफ कीजिएगा। 15 20 यहाँ पे हो गया, 15 20 23 29 के बाद 29 29 36 44 हुआ था, ये 44 44 4 48 हुआ है। 48 कॉन्सेप्ट वही है, उसमें दिक्कत नहीं है। देखिए थोड़ा बहुत मिस्टेक तो हो ही जाती है। 48, अब यहाँ से हमें चाहिए 6 चाहिए, तभी तो 54 बनेगा। इसको 6 कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 54, तभी 54 बनेगा। तो यानी इसकी वैल्यू आ गई 6, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 4। यही x माइनस वाई की वैल्यू पूछी गई, x माइनस वाई। x की वैल्यू हमने लिखी है 6, y की वैल्यू दी है 4, आंसर आ जाएगा 2। कॉन्सेप्ट बता चुका था मैं, पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, उसके बाद मैंने इसको सॉल्व करवा दिया।
यही हमारी होगी प्रायोरिटी, ये होगा हमारा तरीका करने का काम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 49, फिर से प्रॉब्लम हो गई। तो भैया क्वेश्चन हमें कितने मिले, जितने भी मिले हो मैंने काउंट नहीं किया, वैसे मेरा मन तो था कि मैं पूरे 50 करा देता। दूसरा पार्ट हमारा ये पार्ट 2 था, मन था यहाँ तक करा के ख़त्म करेंगे, लेकिन क्वेश्चन बीच में मिसिंग है। प्रॉब्लम है ना, डॉक्टर साहब जो हैं हमारे, उन्होंने टीम अच्छी नहीं बनाई है, तो इस वजह से कोई भी कहीं भी करके चला जाता है, दिक्कत हो जाती है। क्वेश्चन मिस है, उसके लिए कोई बात नहीं, इसमें से मिसिंग है क्वेश्चन कुछ। तो जितने आपको क्वेश्चन यहाँ मिले मैंने आपको एक्सप्लेन किए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा हमारा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब हम चाहते क्या हैं, हम आपको यहाँ से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, टारगेट है हमारा क्या, टारगेट क्या है हमारा कि पहले हम सीपीयू लेके आए हैं 2020 का, 6 शिफ्ट हैं। ठीक है, 12 पेपर यानी 12 पार्ट होंगे हमारे, हम इनको 12 पार्ट में करके ख़त्म कर देंगे, जिसमें से एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, दूसरा पार्ट अपलोड करा दिया जाएगा मे बी टुमारो। ठीक है, ये टुमारो हो जाएगा अपना, और इसी तरह से सीरीज आगे कंटिन्यू रखेंगे। हमारा प्रॉमिस है कि हम इसको जितना जल्दी उसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हो सकता है सीरियसल ले आएँ, सीरियसल को भी सॉल्व करा देंगे, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। तो करना क्या है आपको कि इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें, जो इसमें प्रॉब्लम आ रही हो। टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पर आएँ, वहाँ ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे, उनके साथ डिस्कस कीजिए, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। देखिए, अब हम चाहते हैं कि आप हमारे इस सेशन को लाइक करें। ठीक है, हम भी एफर्ट दे रहे हैं, आप बस इतना करिए कि तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, पसंद आए तो करिए, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हम जो भी प्रोवाइड कराएंगे क्वालिटी कंटेंट होगा, एकदम वो अप्रोच के साथ चलेंगे जो हमारे एग्जाम में काम आए। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगी हमारी। ठीक है ना, एग्जाम ओरिएंटेड, टाइम सेव करेंगे और इस तरह से हम एग्जाम को करेंगे क्वालिफाई, और हमें होना है सेलेक्ट। ओके, तो अब सेशन को करते हैं डिसमिस। अगर आपको हमारे सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, सेशन इज डिसमिस्ड।